क्वेश्चन सरफेस ई मल्टीप्लाई भी इस सरफेस का एरिया किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, जब क्यू जीरो होगा। तो इस गॉसियन सरफेस में क्यू जीरो होना चाहिए। क्या इसमें क्यू जीरो है? क्यू जीरो तो नहीं है। क्यू तो क्या है, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। तो उन्होंने सोचा कि क्यू जीरो करने के लिए मेटल ने क्या किया होगा, यहाँ चार्ज इंड्यूस कर लिया होगा इनर सरफेस पे, कितना, माइनस क्यू। और कंडक्टर का माइनस क्यू इधर आया तो बाहर कितना आ गया होगा, प्लस क्यू। तो इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तुझे पता था ई भी तो जीरो है, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, तो ई भी जीरो है। लेकिन ई भी जीरो है तो बी पॉइंट से जो मैंने क्वेश्चन सरफेस माना उसके अंदर चार्ज भी जीरो होना चाहिए, लेकिन चार्ज तो कैपिटल क्यू था। तो ये हमने मान लिया कि भाई जरूर क्या किया होगा, इस कंडक्टर ने चार्ज इंड्यूस कर लिया होगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू इधर किया तो बाहर कितना कर लिया होगा, प्लस क्यू। तो इस सी पॉइंट तो बाहर ही है, तो एक तरीके से ऐसी बिहेव करेगा जैसे क्यू कहाँ है, सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी तो तू डायरेक्ट निकाल सकता है कितना, के क्यू बाय, अगर ये दूरी यहां से यहां तक स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बी तू डायरेक्ट निकाल सकता है क्या, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट को मान के सर्कल ड्रॉ कर दे। तो इसके अंदर चार्ज कितना, क्यू, तो क्या हो गया, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट कैसे होता है चार्ज का। तो उसको करने का ना बहुत ज्यादा फायदा है, हर पॉइंट पे तू निकाल सकते है इस रीअरेंजमेंट के कारण। देख क्या फायदा हुआ ऐसे सोचने का, कंडक्टर जैसे सोचता है वैसे सोचेगा तो बड़ा मजा आता है। देख मान ले ये तेरा कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग होता तो यहाँ भी चार्ज भरा पड़ा होता। अब क्या किया, कंडक्टिंग है तूने यहाँ चार्ज रख दिया प्लस क्यू। इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस पॉइंट पे जीरो कब होगा, जब यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा। अब यहाँ माइनस क्यू होगा तो बाहर क्या होगा, प्लस क्यू। तो अब तेरे पास क्या कंडीशन बन गई, सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, उसके बाद एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज रखा है माइनस क्यू, और बाहर एक और कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर्स बन गए तेरे पास। क्या फायदा हुआ ऐसा करने का, सोच। मेरे से किसी ने पूछी कि ये पॉइंट है बी, ये क्या पॉइंट बी, बी पे क्या बताना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी किस किस के कारण होगी, इस क्यू चार्ज के कारण। बाकी चीज भूल जाए, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, आर दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। ये क्या माइनस क्यू चार्ज है, सॉलिड स्फीयर है, बाहर पॉइंट है तो ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है तो माइनस के क्यू बाय आर, प्लस इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पॉइंट अंदर है, अंदर की तरफ वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और उतनी रहती है जितनी सरफेस पे रहती है। तो सरफेस पे कितनी रहती है, के क्यू बाय इसकी रेडियस, ये रेडियस क्या है अगर R1, ये रेडियस क्या है R2, तो इसकी रेडियस R2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज एट बी क्या बची, के क्यू बाय R2। बहुत अच्छी बात है। तो सोच, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है लेकिन तू कुछ भी निकाल सकता है। अगर तूने इस एक चार्ज को तीन अलग अलग इस हिसाब से सोचे कि ये तो पॉइंट चार्ज है, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ भी अगर तुझे कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूला नहीं पता तो तू क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता। तो तू इंपोर्टेंट समझ, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर के चार दोनों ग्रुप को पढ़ने की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, पहले और दूसरे। अब सोच, मेरे से कोई पूछे कि पोटेंशियल एट सी, तो क्या बड़ी बात है, पोटेंशियल एट सी बताना है। क्या क्या है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, अगर ये दूरी कैपिटल स्मॉल आर है यहाँ से यहाँ तक, तो पॉइंट चार्ज तो कहेगा भाई मैं तो लगाऊंगा के क्यू बाय आर, सॉरी के क्यू बाय आर। ये ये है कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर से पॉइंट बाहर है तो भी क्या होती है, के क्यू बाय आर, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो प्लस माइनस के क्यू बाय आर, प्लस इस बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो ये भी ऐसे बिहेव करेगा कि सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है तो के क्यू बाय स्मॉल आर। इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो चाहे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, कब, जब कैविटी बनी हुई हो, तो कैसे निकालेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके। इस क्यू के कारण यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, ये मैंने कैसे निकाला माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जीरो होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो कब हो सकता है, जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी। क्यू तो यहाँ कैपिटल क्यू है, तो उस क्यू को जीरो करने के लिए यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और ये इस माइनस क्यू के कारण बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ। तो फाइनली क्या कंडीशन बच गई, सेंटर पे तो रखा है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, ये कंडक्टिंग स्फीयर है माइनस क्यू चार्ज, बाहर एक कंडक्टिंग स्फीयर है प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पूछ रहा है
तो तीन चीजों के कारण होगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। इसके और इसके तुझे फॉर्मूले पता ही है, और पॉइंट चार्ज का तो होता ही है, ई तो के क्यू बाई आर स्क्वायर और वी के क्यू बाई आर। कुछ भी निकाल, कुछ भी, किसी भी जगह पे। तो ये फायदा हो गया तेरा क्या पढ़ने का, स्फीयर्स पढ़ने का। तो स्फीयर्स पढ़ने के कारण तू मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी कर पाया, एनर्जी कंजर्वेशन, तू एसएचएम वाले क्वेश्चन भी कर पाया, तू ये क्वेश्चन भी कर पा रहा है। अब अर्थिंग वगैरह भी आएगी तो वो सब देखेंगे हम। तो ठीक है, तुझे अलग अलग पॉइंट का पता चल गया कि क्या कुछ हो रहा है। और अब क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसी के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर। कोई खास बात नहीं, देख वही चीज है, दो कंसेंट्रिक, ये कंडक्टिंग मटेरियल। अब क्या कह रहा है, क्यू चार्ज दे दिया यहां और 3Q चार्ज दे दिया ऊपर। तो ये ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, कंडक्टिंग है, यहां तो आएगा नहीं। लेकिन इस प्लस क्यू का इंड्यूस होगा यहाँ पे माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के कारण ऊपर जाएगा प्लस क्यू। तो फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी, सेंटर में रखा है क्यू, ये कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करेगा जिसके ऊपर माइनस क्यू, और बाहर एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर 3Q तो पहले था और 1Q इंड्यूस हो गया तो 4Q। अब ये फाइनल सिचुएशन बनने के बाद अब किसी भी पॉइंट पे ई पूछे, बी पूछे, तो इन तीनों चीजों का कारण निकाल दे। तो तू ये भी निकाल सकता है। ठीक, तो अब एक चीज सोच, यहां से बहुत अच्छी चीज समझ में आती है इसी कंसेप्ट से, वो सोच बड़ी जरूरी है। वो क्या है, तो फाइनली अगर मैंने यहां क्यू रखा तो यहां माइनस क्यू हो गया और यहां क्या हो गया प्लस क्यू, और ये था मटेरियल। ये क्यू रखते ही तो मेरे से एक बात बता, यहां पे अगर मैं एक पॉइंट मानू पी और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इस क्यू ने कितना बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस नेगेटिव क्यू ने कितना बनाया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो अलग बात है, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन है अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट इन दोनों चार्जेस के कारण 0। वो अलग बात है, टोटल इस चार्ज के कारण आएगा क्या, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, लेकिन मैं सिर्फ अंदर के चार्जेस की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल देखो पी पे तो भी के क्यू बाई आर, और इसमें माइनस के क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल भी 0 पी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण। तो मैंने एक चीज देखी यहां से कि अच्छा ये बात है कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर अगर मैं चार्ज पार्टिकल रखूंगा ना तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। पी पॉइंट कहां है, बाहर है। पहले मेरे पास क्या कंडीशन थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो चार्ज था ही नहीं कहीं भी। जैसे ही मैंने अंदर चार्ज रखा क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू और यहां आ गया प्लस क्यू। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, किसके कारण है, इस चार्ज के कारण है। इन दोनों की तो आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ पे वोल्टेज आपस में कैंसिल होगी। तो मैंने क्या देखा, किसी भी चार्ज को अगर मैं एक मेटल के अंदर रखूंगा, कंडक्टर के अंदर रख दूंगा ना, तो उसका इफेक्ट यहां तक रहेगा बस। इस चार्ज का इफेक्ट यहां तक है, क्यों, क्योंकि इसके कारण ये माइनस क्यू इंड्यूस हुआ और ये दोनों आपस में इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ये क्यू ने चाहा कि मैं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया इसने। इसने फिर चाहिए कि मैं यहाँ पोटेंशियल बनाऊं, इसको कैंसिल कर दिया इसने। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर ही तो है, इसके अंदर अगर मैं चार्ज रख दूंगा ना, उसका कुछ भी इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। और इसका मतलब ये जो बाहर अगर मैं कोई चार्ज रखूंगा तो ये चार्ज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आइसोलेट करने के लिए तो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको एक कंडक्टर के अंदर रख दे, बाहर चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो अंदर इफेक्ट नहीं करेगी। ये बाहर की, तो ये दुनिया अलग, बाहर की दुनिया अलग। अलग कौन कर रहा है, कंडक्टर। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग समझ में नहीं आती, शील्डिंग क्या है, एक चार्ज दिया, इंड्यूस हुआ, उस चार्ज ने फील्ड बनाने की कोशिश करी लेकिन अंदर वाले चार्ज ने कैंसिल कर दिया। पोटेंशियल बनाने की कोशिश करी तो पोटेंशियल कैंसिल कर दिया। तो हमने देखा कि अंदर वाले चार्ज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं, बाहर कोई चार्ज रखेंगे तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं। बाहर की दुनिया अलग, अंदर की दुनिया अलग। किसने अलग की, कंडक्टर ने। तो इस कंडक्टर ने किसका काम किया, शील्ड का काम किया, कवच बन गया बाहर की दुनिया के लिए और इस अंदर की दुनिया के लिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। भाई ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब फाइनली आता है अर्थिंग का, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, आखिरी कंसेप्ट है अर्थिंग। अर्थिंग से पहले एक चीज समझ ले, ये स्फीयर है R1 रेडियस का, चार्ज है Q1। ये स्फीयर है 4R रेडियस का, इसको R मान, इसको 4R मान है, उसके ऊपर है चार्ज Q। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे, एक वायर से जोड़ दिया पहली बात तो।
तो वायर से जोड़ दिए तो सरफेस जोड़ है ना, तो इस जगह पे पोटेंशियल मान लेता हूं मैं ए, तो वी ए क्या होगी, सरफेस पे क्या होती है पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर। वी बी क्या होगी, के 2Q बाय 4R। तो इसका मतलब वी ए बड़ी है क्या किससे, वी बी से। तो जैसे ही एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो मैंने देखा कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो चार्ज मूव करने लगेगा। और कब तक मूव करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि पोटेंशियल ही तो एक ग्रेडियंट है जिसके कारण चार्ज मूव कर रहे हैं। तो मान ले चार्ज मूव करने के बाद यहां से मूव कर गया Q डैश चार्ज, तो यहां कितना बचा, Q माइनस Q डैश, और यहां कितना हो गया 2Q प्लस Q डैश। फाइनली क्या सिचुएशन आई, के Q माइनस Q डैश बाय R किसके बराबर होना चाहिए, इसकी पोटेंशियल के 2Q प्लस Q डैश बाय 4R। यहां से Q डैश की वैल्यू निकाल दे तो क्या ये बता सकता है कितना चार्ज फ्लो किया। चार्ज फ्लो क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती। अर्थिंग के केस में क्या होता है, अर्थ को देख, अर्थ की पोटेंशियल अगर निकाले, हम सरफेस पे रह रहे हैं, के क्यू बाय आर, ये आर कितनी बड़ी है, ओहो 6400 किलोमीटर, भाई बहुत बड़ी है ये तो ये तो पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा कम आएगी अर्थ की तो पोटेंशियल। इसका मतलब किसी भी कंडक्टर को मैं वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो अर्थ बिहेव करेगी जैसे कि उसकी पोटेंशियल है कम और इसकी पोटेंशियल हाई, तो करंट कहां से मूव करेगा, उस कंडक्टर से अर्थ के अंदर। तो अर्थ सारा, अब अर्थ करंट ले जाएगी। कब तक करना चाहिए, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती। लेकिन हमने ये देखा कि पोटेंशियल इतनी कम है कि सारा का सारा करंट ले लेती है। तो इसका मतलब किसी भी चीज को अगर मैं अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो सारा का सारा उसका चार्ज नहीं कह सकता हम, चार्ज नहीं, उसकी पोटेंशियल फाइनली जीरो हो जाएगी। कई केसेस ऐसे आएंगे कि चार्ज बचा रहेगा लेकिन फिर भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। तो अर्थ एक ऐसा बड़ा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया क्योंकि इतना कम है, जीरो के बराबर, आर बहुत बड़ी थी। तो उससे कोई भी चीज कनेक्ट होगी तो उसका भी पोटेंशियल क्या कर देगा, जीरो। तो अर्थिंग का मतलब यही है, किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट करूंगा तो अर्थ की वोल्टेज इतनी कम है कि सारे वोल्टेज को खा जाएगी और उसकी वोल्टेज को जीरो कर देगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका करंट भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देख सिंपल, अगर कंडक्टर है प्लस Q चार्ज है, इसको अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। कब जीरो हो सकता है, जब क्यू जीरो हो जाए। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज धरती खा गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि धरती सारा चार्ज खा जाएगी। धरती का काम चार्ज खाना नहीं है, धरती का काम है इसकी पोटेंशियल जीरो करना। अलग अलग चीजें देख कैसे अब समझ में आएगी, दूसरा केस देखेगा तब। ये रेडियस आर, इसको चार्ज दे दिया प्लस Q, इसको धरती से कनेक्ट कर दिया तो धरती ने क्या चाहा कि इसकी पोटेंशियल को जीरो कर दूं और यहाँ एक Q चार्ज रख दिया। कितनी दूरी पे, इसके सेंटर से D दूरी पे। तो अर्थ क्या चाहेगी, अर्थ का काम क्या है, चार्ज खाना है, वोल्टेज जीरो करना, वोल्टेज जीरो करना। तो मान ले कि अर्थ ने कुछ चार्ज खाया, फाइनली इसके ऊपर वोल्टेज कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। तो इस Q ने D दूरी पे इस चार्ज के कारण यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, के क्यू बाय डी। वो किसके बराबर होनी चाहिए, के क्यू डैश बाय डी के, मतलब के क्यू डैश बाय आर। ये चार्ज है माइनस Q। अगर ये चार्ज नहीं होता तो सारा का सारा चार्ज चला जाता ग्राउंड में, तभी भी जीरो हो पाती। लेकिन इस केस में क्या है, के क्यू बाय डी, वोल्टेज इस चार्ज के कारण है। तो अर्थ में जाने के बाद इसके ऊपर चार्ज हमने मान लिया Q डैश बचा, तो Q डैश की वैल्यू के क्यू डैश बाय आर होनी चाहिए ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल कर सके और फाइनली V की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो तुझे क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्थ से कोई भी चीज अगर कनेक्ट होगी तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। इसका वोल्टेज जीरो है, इसका वोल्टेज इसके कारण कितना है, Q के कारण, के क्यू बाय डी। तो इसको जीरो करने के लिए इसके ऊपर कितना वोल्टेज होना चाहिए, इतना ही वोल्टेज होना चाहिए नेगेटिव एम्पलीट्यूड का। तो इसलिए इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो के क्यू बाय डी के बराबर पुट किया है। तो बस एक बात समझो कि अर्थिंग का मतलब है कि वोल्टेज है जीरो, ठीक है।
और यानी अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया इस मेटल के स्फीयर को, इससे d दूरी पे रखा है -2q चार्ज और इससे d दूरी पे रखा है +q चार्ज। तो अर्थ करने के बाद मान लिया कि इसकी पोटेंशियल तो क्या होगी 0 और इसके ऊपर चार्ज कितना बचा वो बताना है। तो मान लिया q डैश चार्ज बचा तो q डैश चार्ज बचा तो इसके ऊपर इसके सरफेस की पोटेंशियल कितनी होगी इस q डैश के कारण, k q डैश बाय r प्लस इसके कारण कितनी होगी, इसके कारण k q बाय d प्लस इसके कारण कितनी होगी माइनस k q बाई डी। माइनस किस लिए, चार्ज, ये किसके बराबर होनी चाहिए 0, टोटल पोटेंशियल 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से क्या निकाल देगा तो q डैश निकाल देगा, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और देख, अब क्या हो रहा है, अर्थिंग का मतलब इसका मतलब पोटेंशियल होता। अब देख क्या होगा, ये दो स्फीयर है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इसकी रेडियस है r, इसका चार्ज है q, इसकी रेडियस है 2r और इसके ऊपर चार्ज है 4q। इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बताना कितना चार्ज बहा, तो सीधी बात है इसके ऊपर पोटेंशियल आई थी, बाहर वाले की पोटेंशियल लो थी, निकाल सकते हैं k q बाय r से। तो चार्ज बहा, तो मान ले मैंने कितना चार्ज बहा q डैश, तो फाइनल सिचुएशन क्या बन गई, इसके ऊपर तो चार्ज कितना बचा q माइनस q डैश और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, हो गया 4q प्लस q डैश। और कब तक चार्ज बहा, जब तक इनकी पोटेंशियल बराबर नहीं होगी। तो यानी अब मैं ये मान सकता हूँ कि इनकी पोटेंशियल बराबर होगी, तो पोटेंशियल बराबर होगी तो निकाल, पहले की पोटेंशियल बराबर हो जानी चाहिए दूसरे की। तो पहले की पोटेंशियल क्या होगी, कितनी होगी, पहले की पोटेंशियल दो कारण से होगी, एक तो इस स्फीयर के कारण, एक बाहर वाले स्फीयर के कारण। तो इस वाले स्फीयर के कारण कितनी होगी k q माइनस q डैश बाय r प्लस बाहर वाले स्फीयर के कारण, तो बाहर वाले स्फीयर के कारण ये पॉइंट इनसाइड पोटेंशियल जितनी सरफेस पे होती है, तो सरफेस पे k 4q प्लस q डैश बाय 2r पहले पे, इसके बराबर होनी चाहिए दूसरे की पोटेंशियल। दूसरे पे भी दो कारण से होगी, एक अंदर वाले स्फीयर के कारण, एक बाहर वाले स्फीयर के कारण। वो वैल्यू पुट करेगा और q डैश की वैल्यू निकालेगा। तो फाइनली तू देखेगा जो q डैश की वैल्यू आई होगी ना, वो आएगी q के बराबर। मतलब पहले चार्ज था q और q का q ही फ्लो कर गया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि एक स्फीयर दूसरा स्फीयर कंडक्टिंग अगर कनेक्ट कर दिए तो एक तरीके से ये क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। और स्फीयर क्या चाहता है, कंडक्टिंग स्फीयर क्या चाहता है, सारा का सारा चार्ज कहाँ एक्यूमुलेट हो उसके बाद। तो अगर यहाँ चार्ज q देगा तो q सारा का सारा फ्लो करके यहाँ फैल जाएगा, यहाँ 5q देगा तो 5q यहाँ फैल जाएगा, यहाँ 6q देगा तो यहाँ 6q फैल जाएगा। ये कब है, जब दो इंडिपेंडेंट सिर्फ दो स्फीयर हैं। तो इस चीज को ऐसे याद रखो कि वो एक स्फीयर बन जाएगा और सारे चार्ज को खींच लेगा। केसेस क्या क्या आते हैं, तीन स्फीयर होते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन देख, ये स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, ठीक है। रेडियस है r, रेडियस है 2r